बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 20 मिनट सीरीज का लेक्चर 13 और ये 20 मिनट सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बच्चों को दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी डाल देता है कि स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो बहुत सारी बातें बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, रिवीजन के साथ क्वेश्चन आंसर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 1 से। तो कॉन्सेप्ट 1 हमें कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ना कुछ चीजों को ध्यान देना है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है पी ए अपॉन बी। इसका मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, यहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगा। याद रखना कोई ना कोई कंडीशन होगा कि भाई बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। तो हम बोल सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को एक बार आप लिख कर रख लो और याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ अलग नहीं है। कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला आपने सेट्स में पढ़ा होगा, है ना। जो चैप्टर होता है सेट्स, आपने वहां पर ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो इन फॉर्मूलों को लिख लो, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे कि कॉन्सेप्ट 1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। क्या कहता है हमें, ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, हमें दोनों गर्ल्स है इसका निकालना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है द यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट का मतलब जो सेकेंड टाइम में आया है धरती पे, मतलब पैदा हुआ है। पहली बार जो पैदा हो गया एल्डर हो गया, जो उसके बाद आया है यंगेस्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले आप सैंपल स्पेस निकाल लो। अब बोलोगे सर ये सैंपल स्पेस क्या होता है। देखो सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम। आपने क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th में क्या पढ़ा होगा, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम को ही बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, चलो तो सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो क्या आएगा सैंपल स्पेस, कितने हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि पहले बॉय बॉय हो गया, फिर बॉय गर्ल हो गया, फिर गर्ल गर्ल, फिर गर्ल बॉय। इस तरीके से हमारा काम हो गया सैंपल स्पेस। तो टोटल हमारे हो गए ये 4। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, दोनों गर्ल्स की निकालनी है गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल। जो हमें फाइंड करना होता है उसको आप ए लोगे हमेशा, और जो गिवन होगा उसको बी लेना है। आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे बोथ आर गर्ल्स एंड लेट क्या गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल। तो बोल देंगे यंगेस्ट इज, ये हो गया ए। ठीक है, गर्ल ये बी। ऐसा करके लिख लेना, समझे। यहाँ इक्वल लगा देना, जो आपको सही लगे। मैं यहां पे बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपको सही लगे आप उसको ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ये भी हमारा सेकेंड पार्ट के लिए बी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या किया, ये तो कॉमन हो गया कि दोनों गर्ल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ए हमारा क्या आएगा, दोनों गर्ल। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पी ए हो गया 1/4। ठीक है, लेट यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो अब बी की बात करते हैं। बी में क्या है, बी में हमारे पास है यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब जो बाद में आई है, मतलब सेकेंड टाइम में। सेकेंड टाइम में गर्ल यहां है, गर्ल यहां है, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे यहां पे। तो पी बी हमारा क्या आएगा 2/4, इसका मतलब 1/2। ठीक है, तो हमारा ए आ चुका है, बी आ चुका है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है, हमें बस वैसे वैसे चलना है। अब दोनों में कॉमन निकाल लो, तो हमारा क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन भी होता है, ये ध्यान रखना। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए ये रहा, अब बी ये रहा, दोनों में क्या दिख रहा है, सेम।
जी जी, तो हमारा इसके अंदर आएगा जी जी, ठीक है। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा जी जी। जी जी कितना है 1/4, एक ही तो है टोटल 4 में से। यहां तक क्लियर हो गया। अब फाइनल करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो क्या करेंगे ध्यान देना, हम कर सकते हैं ऐसे कि हमें निकालना है बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स जब कंडीशन क्या गिवन है कि यंगेस्ट इज गर्ल, तो ये हो गया ए का मतलब बोथ आर गर्ल्स, ये तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है ऊपर, कंडीशन नीचे। फॉर्मूले के हिसाब से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो भी यहां नीचे है कंडीशन, कंडीशन नीचे आएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो फाइंड करना है ऊपर, जो कंडीशन नीचे, और जो कंडीशन नीचे होगा वो नीचे आएगा, यहां पे कॉमन आएगा इंटरसेक्शन। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 1/4, अब पी भी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर आ गया 1/2। इसका मतलब दोनों जो बच्चे हैं गर्ल्स होंगे कब, जब यंगेस्ट इज गर्ल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितने आ गए 1/2। ये रही इसकी पूरी कहानी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन में इतना काफी है, मतलब इस चैप्टर के लिए सबसे बेस्ट चीज यही है। तो आपको समझ में तो ये आ गया पूरी कहानी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, इसको मैं फटाफट करता हूं, एटलीस्ट वन इज गर्ल। अब सेकेंड पार्ट के लिए आप लेट कर लेना, ठीक है। जैसे कि सेकेंड पार्ट के लिए क्या लेट करोगे, बी लेट, ठीक है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, लेट एटलीस्ट वन इज गर्ल, ठीक है। एटलीस्ट वन इज गर्ल, उसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लो इसको भी। कंडीशन को हमेशा बी मानना है, ए और बी। चलो फिर से करते हैं, तो यहां पे बी क्या आएगा, ए तो हम निकाल चुके हैं। देखना है एटलीस्ट वन इज गर्ल क्या है, जिसमें एटलीस्ट एक दो लड़की हो। तो यहां पर एक लड़की है, यहां पर दो है, लेकिन एटलीस्ट वन तो है, यहां पे है बी जी 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 बी। ये ऐसे 3 कंडीशन है जिसमें एटलीस्ट एक न एक लड़की है, बी जी 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 बी जी, हो गया। अब बस निकाल लो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, ये 3 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 4। अब निकाल लो फिर से, दोनों गर्ल्स होंगी जब एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन भी निकाल लो। अब यहां पे यहां कर लो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, बीजी जी जी बीजी, ठीक है। ये बी है, ए हमारा स्टार्टिंग में क्या था, ये रहा जी जी। फिर से दोनों में कॉमन यही है जी जी, इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो भी आएगा 1/4, तो ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से 1/4 आएगा। अब बी हमारा कितना है 3/4, तो 4 से 4 खत्म, 1/3, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप लेट करके एक एक चीज समझ समझ के करोगे तो आपका काम बन सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो, तभी काम बनेगा, वरना जल्दीबाजी में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये रहा, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है जो आपको घर पे ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। वीडियो को पॉज करके फटाफट इनको आप नोट कर लो, जल्दी जल्दी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या, ये रहा। 2 क्वेश्चन और हमारे यहां पर है, इसको भी आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको बस उनको प्रैक्टिस करना है। ये सब कर लोगे तो काम बन जाएगा। ये लो बेटा, अब देखते हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट 2। तो कॉन्सेप्ट 1 तो आपको अच्छे से आ गया होगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कॉन्सेप्ट 2 कहता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक थ्योरम है जिसमें मल्टीप्लाई कर करके हम आंसर निकालते हैं, उसको समझते हैं। तो फॉर्मूला कहता है इफ 2 इवेंट्स ऑकर टुगेदर, कोई 2 इवेंट है लगातार हो गया, मतलब पहले एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा हो गया, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो पीछे हमने किया था ना सेम वही फॉर्मूला है ये। बोलोगे सर कैसे, देखो अभी हमने किया था ए अपॉन बी इक्वल में ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो डिवाइड में है इस डिवाइड वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। बहुत सिंपल है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए अपॉन बी मल्टीप्लाई में पी बी। बहुत सिंपल कहानी है। इज दिस क्लियर, समझ गए आप लोग क्या बोल रहा हूं, यही हमारा बन जाता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। चलो अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, समझते हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट,
मतलब 3 कार्ड हम निकाल रहे हैं बारी बारी से, पहले एक कार्ड निकाला, फिर सेकंड कार्ड निकाला, फिर थर्ड कार्ड निकाला, हमने ये बारी बारी से कार्ड निकाला, ठीक है। अब क्या है, वेल सफल्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज ड्रॉन इन एस। मतलब हमने 3 कार्ड निकाले बारी बारी से, तो स्टार्टिंग के जो 2 कार्ड निकले, पहले फर्स्ट एंड सेकंड, वो किंग निकला, और थर्ड जो निकला एस निकला, इसकी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इससे शुरू करते हैं, और इसमें कंडीशन है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने निकाला तो कार्ड दोबारा डाला नहीं, जो कार्ड निकाला वो कार्ड आपने दोबारा डाला नहीं, ठीक है। मतलब ये कार्ड कम होते गए। अगर लिखा होता विद रिप्लेसमेंट तो कार्ड कभी कम नहीं होते, निकलता डलता, निकलता डलता, बस वो ध्यान देना है। सॉल्व करने से पहले इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमेशा मैथमेटिक्स में होता है। लेट कर लेंगे हम क्या, E1 E2 एंड A। E1 जो शो करेगा फर्स्ट किंग को करेगा, E2 शो करेगा सेकंड किंग को, और A करेगा इक्का को, एस को। E इवेंट टू बी इवेंट ऑफ ड्रोन कार्ड, ठीक है, कार्ड किंग एंड एस रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले हमने 2 कार्ड किए, वो किंग निकले, तो कुछ ना समझते चीजों को। जैसे 52 कार्ड्स होता है, तो इसमें 4 किंग होगा, 4 हमारा इक्का होगा, है ना, समझे। अब बाकी सब हमारे बाकी के कार्ड्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तभी काम बनेगा। शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फर्स्ट का बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग, ठीक है, क्या होगा 4/52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड किंग, जब फर्स्ट किंग निकल चुका है, ये याद रखना। कंडीशन है इसके अंदर कि भाई जब फर्स्ट किंग निकल गया है तो फर्स्ट वाले किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तब ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब जो कार्ड निकल गया सो निकल गया, इसका मतलब 4 में से 3 किंग बचेगा, 52 में से 51 बचेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का मतलब एस, जब फर्स्ट किंग निकल चुका है, सेकेंड किंग निकल चुका है, तो हम ऐसा कर देंगे इसको E1 E2, तब क्या आएगा 4 कितने हैं, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, बचा 50 यहां पे, समझे। देखो 4 किंग थे, तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 4 आएगी, 4/this। सेकेंड वाले में क्या होगा, एक किंग चला गया तो बचे 3, और 52 में से एक गया तो ये। और थर्ड वाले में क्या होगा, इक्का निकालेंगे, इक्का तो 4 ही अभी, तो 4 इक्का हो गया, लेकिन नीचे एक एक कम होगा क्योंकि ये कार्ड निकलते जा रहे हैं, तो जब कार्ड निकलेगा तो टोटल अमाउंट तो कम होगा ना, वही कहानी है। तो हमारा 4/50 आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के हिसाब से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग इन दिस, तो हम निकाल लेंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा, ऐसा लिख देना, क्या बोलेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देना, 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 4/50, ठीक है। ये समझ में आ गया। और एग्जाम में और अच्छा करने के लिए इनको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला दिखा दो। जैसे कि पहले क्या मल्टीप्लाई हुआ, PE1 मल्टीप्लाई PE2/E1 मल्टीप्लाई PA/E1E2, इस तरीके से, समझे। जैसे हमने नंबर मल्टीप्लाई किया है ना, वैसे इनको भी मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे तो समझ जाना कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हो गया। अब इसके इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में ऐसे आएगा, कॉमन PE1 E2 E1 E2 A। इज दिस क्लियर। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, तीनों में आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहां पे समझाया था, क्या समझाया था कि ए बी मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब PA/B PB, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखो PB मल्टीप्लाई PA/B, ठीक है।
अगर यहीं पे होता पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां आता पी बी, ठीक है, पी ए अपॉन बी, फिर पी सी अपॉन दिस, वो ऐसा बनता जाता। जितने भी नंबर होंगे ना उनको मल्टीप्लाई में करते जाओ। जब आप ये नोट करोगे और इसको लिखकर सीखोगे तो समझ जाओगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों ने नोट बना लिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये रहा, ये लो फटाफट इनको आप नोट कर लो, नोट कर लो इनको फटाफट। कर लिया बेटा नोट? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। कर लिया बेटा? नोट कर लिया? चलो आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड। लो और देखो, इसको भी आप लोग नोट कर लो फटाफट फटाफट, आप लोग इसको भी नोट कर लो। कर लिया बेटा? वेरी गुड, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में लिखा होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आपको कुछ कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या याद रखना है देख लो, ठीक है, यही आपको सोचना है, ये आपको ध्यान रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ठीक है। और अभी अभी हमने कुछ देखा था इसका फॉर्मूला कि पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या था फॉर्मूला, पीछे देखा था हमने, है ना, कि पी बी मल्टीप्लाई पी ए अपॉन बी। याद है? कुछ याद होगा ऐसा। इसी से हमारा ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करना बस। इंडिपेंडेंट के अंदर आपको ध्यान देना है कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन, बस ये वाला कंडीशन आपको ध्यान देना है। अगर ये कंडीशन आपको याद है तो आप इंडिपेंडेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से प्यार से कर लोगे, ठीक है। और ये वाला कंडीशन भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है, कि पी ए अपॉन बी का मतलब पी ए होगा, अब पी बी अपॉन बी का मतलब पी बी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। कैसे? ऊपर ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को, इन दोनों कंडीशन को ध्यान देना, तो इंडिपेंडेंट वाले टर्म्स आप बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो आ जाओ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट, ये गिवन है इतना और ये गिवन है इतना, पी ए पी बी निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ये देखने में आपको डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है पी ए बार इंटरसेक्शन बी कितना है 2/15। ये गिवन है आपको, सिंपल है। इसका इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, याद है? कुछ इंडिपेंडेंट वाले टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जब भी इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन से पहले ये और ये दोनों सेट आपस में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। देखो अभी अभी करवाया था यार, आप भूल गए हो। देखो इंटरसेक्शन है ना, तो ए और बी है, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, बस यही तो लगाना है। बाकी क्या बचा है इसके अंदर बताओ? बहुत आसान है। और क्या है देखने दो। ये हो गया। और इसका मतलब देखना क्या होता है? इसका मतलब 1/1 माइनस पी ए होता है। और किसी पे बार लगा हुआ है तो समझ जाना उसको 1 में से माइनस करना है। बार का मतलब होता है नोट। क्या होता है? नोट। तो बोला है प्रोबेबिलिटी ए नोट, तो क्या होगा? 1 में से जब ए को माइनस करेंगे तभी तो ए नोट आएगा। तो बार का मतलब नोट होता है। यहां से ये बन गया, ये पी बी अपनी जगह पे सेम है 2/15, ठीक है। यहां से आप लेट कर लेना सॉल्व करने के लिए। लेट पी ए को एक्स मान लो और पी बी को वाई ले लो। कितना आसान है ना? ये हमें काम आएगा, एक्स वाई लेके सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। लेट कर लिया करो। जब मैथमेटिक्स में कहा गया है कि लेट कर लो भाई, तो लेट कर लो ना, क्या दिक्कत है? चलो करते हैं। तो क्या आएगा? 1 माइनस का पी ए को एक्स बोलेंगे, अब बाहर हमारे पास क्या है? वाई इक्वल में क्या है? 2/15। यही तो है, ठीक है। हो रहा है काम बन रहा है। सॉल्व कर लो। y मल्टीप्लाई वाई वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई वाई, एक्स वाई 2/15। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हो गया? आ रहा है? आ रहा है? हो रहा है। सिमिलर कर लेंगे यहां से, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या गिवन है? पी ए
इंटरसेक्शन बी 1/6। इसका मतलब ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट के हिसाब से, ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई में 1/6, है ना। फिर यहां से P, ए तो अपनी जगह सेम है, बट यहां लिखा है नोट, प्रोबेबिलिटी बी नोट, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए, बी का प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 1 में से इसको हटा देंगे, पीबी को हटा देंगे। इसका मतलब ये होता है जब भी बार हो समझ जाना कि 1 में से माइनस होगा। अभी सिखाया था मैंने 1/6, जो हमने लेट किया था यहां भी पुट कर दो। जैसे कि x है, ब्रैकेट में 1 माइनस का y इक्वल में 1/6, तो x हो गया x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई इक्वल में 1/6। चलो यहां तक की कहानी तो अपने को समझ में आ गई। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा तो वीडियो को पॉज करके एक कमेंट डाल देना कि यस सर हम इसको बिना देखे सॉल्व कर रहे हैं, हमें आता है। आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको सही लगे तो। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास है y माइनस का एक्स वाई इक्वल में 2/15 एंड x माइनस का एक्स वाई इक्वल में 1/6। यही था ना, एक बार देख लेते हैं। 2/15 है, x माइनस का एक्स वाई 1/6 है, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें भाई, ये तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो काम बनेगा। चलो करते हैं, ये भी माइनस है माइनस, अगर इनका साइन चेंज कर दूं, एलिमिनेशन मेथड, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आप लोगों को आता होगा। ये कर दिया तो क्या आएगा, y में से x गया, ये तो गया खत्म, माइनस प्लस में इक्वल में 2/15 में से माइनस हो गया 1/6, तो y माइनस का x आ गया हमारे पास। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि 30 आएगा। देखो 30 जो होता है 15 के टेबल में भी आता है और 30 जो होता है 6 के टेबल में भी आता है, तो इन दोनों के टेबल में जो कॉमन वैल्यू आएगा वो एलसीएम होगा, सिंपल सी बात है। 15 2 जा कितना हो गया 30, 2 जा 4, देखो 15 2 जा 30, 2 आ गया ना, 2 2 जा 4, 6 5 जा 5 1 जा 5, तो आ गया माइनस का 1/30। तो ये y माइनस एक्स निकाल के मैंने क्या उखाड़ लिया भाई। हाँ इससे क्या हो गया, इससे हम ये कर सकते हैं कि यहां से अगर मैं चाहूं तो क्या करूं, y माइनस एक्स 1/30, यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू निकाल लो, और क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बहुत लेंथी हो रहा है यार। माइनस एक्स का हो गया प्लस का x, चलो तो y का वैल्यू आ चुका है ना। अब इसको पुट करेंगे इन दोनों में से किसी एक में और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कहां पुट करें, यहां पे करते हैं ना, सही रहेगा, यहां करते हैं। तो x माइनस का 1/30, ये x माइनस का 1/30 इस y की जगह आ गया, माइनस x ब्रैकेट में x माइनस का 1/30 इक्वल में क्या है 2/15, ठीक है। और क्या है x माइनस का 1/30 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/30 2/15, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। इसको और अभी लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ लंबा जाएगा गेम, ये गेम बहुत लंबा जाने वाला है, सोना मत भाई, सोना मत। करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पे है माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का x/30 और क्या है प्लस का x, ठीक है। और उस साइड आ गया 2/15 तो उस साइड आ गया 2/15, आइए माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/30। देखो ये सब सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये सब चीजें आप सॉल्व करना नहीं जानते हो तो यार क्या करोगे 12th क्लास से मैथ पढ़ कर, बताओ, है ना। मैथमेटिक्स में ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड लगाना आपका काम है। चलो क्या करें, ये तो सेम अपनी जगह पे रहेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। 1x/1 30x/30, ये आएगा एलसीएम लेके 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 30 1 जा 30,
माइनस का एक्स स्क्वायर 31x अपॉन 30 5/30। ठीक है, अब क्या करें, इसको एलसीएम लेके इधर भी सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेके माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 31x। बेटा एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूं, तो आप लोग घबराना मत कि मैं करके आ रहा हूं, बिंदास रहना, क्लास 12 के बच्चे हो यार। अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया है, डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो छोटे मोटे कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे क्वाड्रेटिक को। हमेशा ये वाला हिस्सा ना प्लस का होना चाहिए, पता है आपको, प्लस का होना चाहिए। उस बगल ले जाओ, तो माइनस का प्लस का 30x स्क्वायर प्लस का माइनस का 31x प्लस का माइनस का 31x, बचा क्या उधर 5 इक्वल में 0। ये फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब इसको सॉल्व इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करो इसको, किस मेथड से करो बताओ। 30 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं यार, इसको डी वाले से सॉल्व कर लो, करो डी वाले से सॉल्व करो। क्या है 30x स्क्वायर, क्या है 30x स्क्वायर माइनस का 31 प्लस का 5 माइनस का 31x प्लस का 5 इक्वल टू 0। चलो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देख लो, जो मेथड आपको सही लगे आप उस मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर डी वाला मेथड, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे को जो सही लग रहा है उससे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 150। चलो करते हैं ब्रेक। 2 के टेबल से 75 टाइम्स में, 3 के टेबल्स में 25 टाइम्स में, 5 के टेबल में 5 के टेबल में 1। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिससे क्या आ जाए 31 आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है 2 3 जा 6 5 5 जा 25। जब 25 में हम 6 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा 31। तो पेयर तो बन गया अपना। क्या बनेगा पेयर 30x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 25x प्लस का 5 इक्वल टू 0। काम खत्म। अब क्या कर सकते हैं, ये रहा कॉमन निकाल लो। यहां पे 6x कॉमन आ रहा है, तो 6x कॉमन आ गया, तो बचा क्या 6 5 जा 5x 6 1 जा 6। यहां पे 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकालो, 5 5 जा 5x 5 1 जा 5। कितना आसान है ना। जो ब्रैकेट के बाहर है, अब पता नहीं मैं ये क्वाड्रेटिक क्यों आप लोगों को बता रहा हूं करने के लिए, आप लोग खुद ही कर लोगे इसे। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है एक साथ, जो ब्रैकेट के अंदर है एक साथ, तो यहां से क्या आएगा 6x माइनस का 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा 5/6, x इक्वल टू आएगा 1/5। तो यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो लेते हैं एट x इक्वल टू क्या है 5/6। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। y हमने क्या निकाला था, y का वैल्यू क्या आया था x माइनस का 1/30। तो यहां से आएगा y का वैल्यू x माइनस का 1/30। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एलसीएम तो 30 आएगा। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 माइनस का 1, तो 24/30। ये कैंसिल होने के बाद 6 4 जा 6 5 जा, तो हमारा x 5/6 है, तो y आ गया 4/5। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही कर लेंगे एट x इक्वल टू 1/5। अब इसका y क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना। ठीक है, इसके y को आप लोग खुद सॉल्व कर लो, x पुट करके y निकाल लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना कि सर इस वाले क्वेश्चन का y इतना आया, y इक्वल टू इतना। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो x का मतलब क्या था PA, तो x की वैल्यू पुट कर देना। y का मतलब क्या था PB, है ना। जैसे कि यहां पे फर्स्ट केस में क्या आएगा, इस केस में ये रहा, ये हमारा PA हो गया, ये हमारा PB हो गया। सेम इस वाले केस का PA एंड PB आप निकाल लेना। PA तो मैंने निकाल दिया है, आप PB निकाल के कमेंट जरूर करना। आप लोग क्या करो, इसको आराम से नोट कर लो। मैं वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लो। ये लो, ये शो कर देता हूं मैं आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करो, सीखो समझो। ये लो, ये भी देखो आराम से। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाया हूं आपको एग्जाम के लिए। बस इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट 4 पे। कॉन्सेप्ट 4 पे नहीं,
पहले उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लो, मतलब लिख लो, नोट बना लो, अब आराम से घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये लो, हो गया, आगे बढ़े, चलो ये लो, ये लो, हो गया, आगे बढ़े, ये लो, हो गया, आगे बढ़े, चलो और देखते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 4, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम का एक पार्ट समझ लो। अगर ये समझ जाओगे तो आप बेस थ्योरम भी समझ जाओगे, याद रखना। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर आप ये समझ जाओगे तो बेस थ्योरम भी समझ जाओगे। ठीक है, चलो समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आपको जितने भी चांसेस है, टोटल आउटकम्स, उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होता है। ये रहा, ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, बस इसको आप नोट कर लो। अभी मैं क्वेश्चन करके इसको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझ जाओगे, इसको नोट कर लो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई उसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, सेकेंड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ऐसे ही जितना भी होगा 4, 5, 6 उतने बार करना होगा। वैसे मैक्सिमम हमारा जाता है 3 तक, हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं सिर्फ 3 तक ही है, उतने में काम बन जाता है। ठीक है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, काम तो सेम ही करना है। अब क्वेश्चन पे करते हैं, समझते हैं क्या है। अ बैग ए कंटेन्स 4 ब्लैक balls and B contains 7 black balls। ठीक है, ध्यान देना, अगर ये समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, a die is thrown if 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen, otherwise bag B if 2 balls are drawn at random without replacement बोल रहा है। ठीक है, find the probability of one of them being red or another is black। ठीक है, ये रहा कहानी, इसका बताना है कि जो हमने बॉल निकाला तो फर्स्ट वाला, मतलब उनमें से कोई एक रेड है, दूसरा क्या है, ब्लैक है। ये नहीं बोला है कि फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, बस दोनों में से कोई एक रेड है एक ब्लैक है। तो इसी के ऊपर पूरी कहानी है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको लेट करना पड़ेगा इवेंट्स को, जैसे कि क्या क्या इवेंट यहां पर है। एक बैग हमारे पास ए है, एक बैग बी है, तो पहले इन दोनों बैग को चूज करेंगे कि कौन सा बैग है, फिर उन बैग में से जो बॉल निकला उसको करेंगे। ठीक है, चलो लेट कर लेते हैं E1, E2 एंड A। ये आपको हमेशा, ये लाइन हमेशा आपको याद रखना है। E1 मींस बैग 1, E2 मींस बैग 2। A का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वन ऑफ देम बीइंग रेड और अनदर इज ब्लैक। ठीक है, E1, E2 एंड A इज, लेट किया है ना, टू बी एन इवेंट क्या है, फर्स्ट बैग को हम चूज करेंगे, सेकेंड बैग को चूज करेंगे। ठीक है, इवेंट ऑफ चूज बैग ए कोमा बी, इसका मतलब फर्स्ट वाला ए बैग के लिए हो गया और सेकेंड वाला बी बैग के लिए हो गया। एंड, ये एंड है, यहां पे एंड आएगा। एंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर इज ब्लैक। ये लाइन यहां लिख दो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर इज ब्लैक रिस्पेक्टिवली। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो ये वाला जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है आपके आधे गलत हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज, बेस थ्योरम भी गलत हो जाएगा। तो लेट वाला लाइन आप अपने हिसाब से बना के लिख लो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। क्या है डायग्राम के थ्रू, कि हमारे पास 2 बैग है, ये रफ डायग्राम बना लेना साइड में, कॉपी के साइड में एक रफ डायग्राम बनाना, तभी समझ में आएगा। एक ए है, एक बी है। ठीक है, ए बैग तब हम चूज करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2। एक डाई फेंकने पे 1, 2 आएगा, तो जब 1, 2 आएगा तब हम ए बैग को लेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी आया, 3, 4, 5, 6, तो हम क्या करेंगे, बी बैग को चूज करेंगे। ठीक है, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल हमने निकाले,
दो बॉल हमने निकाल दिए, बीच में लगा दो, टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सिलेक्टेड बैग। हमें नहीं पता कि कौन से बैग की बात कर रहा है। अगर यहां पे बैग भी डिफाइन होता तो ये क्वेश्चन हो जाता बेस थ्योरम का, समझना, ठीक है। तो बताना है कि जो दो बॉल निकाला है वो रेड भी है और ब्लैक भी है, इसका काम करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, दिमाग लगाते हैं। तो पहले जो इवेंट है वो किस पे डिपेंड है कि 1 2 आएगा या 3 4 5 आएगा। इसका मतलब बैग 1 एंड बैग 2 की बात करेंगे सिलेक्शन में। बेटा ध्यान देना अच्छे से, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। तो हम ऐसे बोलेंगे PE1 मतलब बैग 1 सिलेक्ट होगा, किस पे डिपेंड है 1 2 पे। तो 1 2 का मतलब डाई कितने 6 है, तो 6 में से 2 चांस है यहां पे, है ना। तो इसका मतलब 1/3। तो बैग 1 का जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, क्योंकि बैग 1 इसके ऊपर डिपेंड है कि 1 2 आएगा तब, और 1 2 का मतलब 2 हो गया, टोटल 6 में से 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं AE1। अब इसका मतलब समझना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमें ए निकालना है। ए का मतलब क्या लिया था हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर इज ब्लैक। इसका मतलब हम बैग 1 चूज होने के बाद, मतलब बैग 1 जब हमने चूज कर लिया, तब इस बैग 1 में से 2 बॉल निकाल रहे हैं, जिसमें से एक रेड हो सकता है, एक ब्लैक, या फिर ब्लैक हो सकता है या रेड है। चलो करते हैं। तो पहले करते हैं हम कि टोटल कितने इसमें 4 ब्लैक है, 6 रेड है। 4 ब्लैक 6 रेड, ये सबको लिख लो रफ वाले में। 7 ब्लैक 3 रेड, ठीक है। चलो बैग 1 चूज करने के बाद दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ, ये कंडीशन लग गया कि बैग 1 चूज होने के बाद बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट बॉल हमारा रेड है, मान लेते कि रेड है, तो रेड कितना है 6, टोटल कितना हो गया 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लाई। फर्स्ट बॉल हमारा रेड है, सेकंड क्या होगा ब्लैक कितना है 4/10 प्लस। अब यहां पे ये नहीं बताया है कि फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, बस इसने बोल दिया है कि एक रेड होगा एक ब्लैक होगा। तो चांस ये भी है, क्या चांस है कि फर्स्ट वाला ब्लैक होगा और सेकंड वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला ब्लैक होगा सेकंड वाला रेड होगा, 6/10। अब यहां पे गलती होती है, अब वो क्या गलती होती है वो ध्यान देना। यहां पर क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट रिप्लेसमेंट। हम ये वाला स्टेप करते, लेकिन लिखा होता है रिप्लेसमेंट है तो, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि एक बॉल निकलने के बाद रिप्लेस नहीं किया गया है, एक बॉल तो कम हो गया ना, एक बॉल निकल चुका है तो एक बॉल कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहां पर 10 लिखा है ना वो 9 हो जाएगा, क्योंकि टोटल बॉल 10 है, तो एक रेड निकाल दिया तो बच्चे में 9 में से ब्लैक आएगा ना। वैसे यहां पर भी क्या आएगा 9 आएगा, समझे। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब। अगर लिखा होता है विद रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब यहां भी 10 आता, यहां भी 10, क्योंकि जो निकाला वापस डाल दिया, फिर निकाल रहे हैं, निकाल के डाला फिर निकाल रहे, निकाल के डाला फिर निकाल रहे, ठीक है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हमने निकाल लिया है तो दोबारा डालेंगे नहीं, समझे। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अगर आपने निकाल लिया तो डालो फिर निकालो, डालो फिर निकालो, डालो फिर निकालो। चलो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हो चुका है, इसे करते हैं। तो नीचे तो 90 आएगा। अब बोलोगे सर कैसे, 10 × 9 90, 10 × 9 90, 6 4 जा 12, सॉरी 6 4 जा 24, 24 48/90। इसको कैंसिल करके किससे काटे बताओ, 4 के टेबल से, 2 के टेबल से काट लेते हैं, 3 के टेबल से काट लेते हैं ना, 3 3 जा 30, और ये 3 1 जा 3 6 जा 16 3 48 और 30 3, ठीक है। और किससे काटेगा, 2 के टेबल से, 8 15, ठीक है। इसका आंसर आ गया 8/15। अब ऐसे ही कर लेंगे हम सेकेंड केस को। अब बोलोगे सेकेंड केस में कैसे सर, E1 सॉरी E2 में क्या है कि जब 2 3 4 5 6 आएगा तभी हम बैग 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो कितना हो गया है 1 2 3 4, इसका मतलब 6 में से 4 चांस है, मतलब 2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहां पे कहां कर दे, PA/E1 को, E2 को यहां कर लेते हैं, इसको हम यहां कर लेंगे, ठीक है, PA/E2। अब इस लाइन का मतलब है कि हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, जिसमें से एक रेड है एक ब्लैक है,
कौन से बैग से? सेकेंड बैग से। इसका ये मतलब है सेम वही कहानी है, ठीक है। तो सेकेंड बैग पे आ जाओ। सेकेंड बैग में क्या था? 7 ब्लैक है 3 रेड है, इसको ध्यान देना। इसका मतलब 7 ब्लैक, हम 7 ब्लैक निकाल रहे हैं, ठीक है, और 7 + 3 10 हो गया। अब 3 रेड में से निकाल रहे हैं एक बॉल। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट नीचे वाला कम होगा, पहला 10 था तो 7 निकाल सकते थे। अब 9 में से हम 3 रेड निकालेंगे, बट ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट रेड होगा या ब्लैक होगा। तो एक चांस और बन सकता है, यहां पे हमने क्या लिया? फर्स्ट लिया हमने ब्लैक, अब लिया सेकेंड रेड, अब लेंगे फर्स्ट रेड, ठीक है, और सेकेंड ब्लैक। इस तरीके से बोल रहा हूं मैं। चलो इसको भी फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 90 फिर से आएगा, 7 या 21, 7 या 21, 21 21 42 अपॉन 90, 3 के टेबल में आ जाएगा 14, 3 1 जा 3, 3 4 जा 30 टाइम्स में, 2 के टेबल में 7 टाइम्स में, 2 के टेबल में 15 टाइम्स। चलो ये तो हो गया, ठीक है। एक बार मैं यहां पे सफाई से लिखता हूं, ठीक है, सफाई से। PE1 हमारा हो गया क्या था? PE1 आया था 1/3, 1/3। अब PA/E1 आया था हमारा 7 नहीं क्या है 8/15, 8/15, गलत नहीं करना एक भी, 8/15, ठीक है। PE2 आ गया हमारा क्या आया है 2/3, है ना, ये था ना 2/3। PA/E2 आ गया हमारा 7/15। ये है पूरी कहानी। आपका कंक्लूजन जो होगा वो ये होगा, जो इससे पहले मैंने समझाया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब नाम है, टॉपिक का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर एटलीस्ट एक रेड एक ब्लैक होगा ही होगा। इसका मतलब यह है इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यही तो हमारा था फॉर्मूला। चलो करते हैं, ध्यान देना। तो PE1 मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA/E2। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, जैसे कि 1/3 मल्टीप्लाई 8/15 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 7/15, काम खत्म। ये हो गया 8, 15 3 जा 45, ये हो गया 14 45, इनको ऐड कर देंगे 14 4 8 12 1 2, ठीक है 45। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये रहा 22/45। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें कंफर्म नहीं है कि कौन से बैग से निकला है, बस इतना पता है कि निकला है, कहां से निकला है ये नहीं पता है। तो समझ जाना कि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है। लेकिन कभी कंफर्म होता कि भाई 2 बॉल निकले हैं, उसमें से एक रेड है एक ब्लैक है, अब वो निकला है बैग 1 से, तो बैग 1 यहां पे स्पेसिफाई हो चुका है, तब समझ जाना कि वो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। तब क्या करते, तब यहीं पर लगा देते बेस थ्योरम। अगर कंफर्म होता, क्या कंफर्म होता कि कौन से बैग से है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट बैग से, तो फर्स्ट वाला बैग ऊपर आता 1/3 मल्टीप्लाई 8/15, ये ऊपर आता, अपॉन जो है टोटल, ये टोटल ये पूरा नीचे आता, क्या है 22/45, ये बोल रहा हूं मैं, जिसमें 45 कट जाता, 8/22 आता, 4/11 आता। अगर क्वेश्चन में लिखा होता, क्या लिखा होता कि भाई 2 बॉल निकले हैं, एक रेड है एक ब्लैक है, वो फर्स्ट बैग से निकला है, क्या बोलता फर्स्ट बैग से निकला है, यहां बैग का प्रोबेबिलिटी निकालना होता, तब लगाना होता हमें क्या बेस थ्योरम। ये है पूरी कहानी बेस थ्योरम की और टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस थ्योरम बनाया गया है। बेस थ्योरम के ऊपर अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये लो, मैंने मस्त मस्त क्वेश्चन डाल दिया है, ट्राई कर लेना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। आप लोग देख सकते हो बोर्ड्स 2019 में 4 मार्क्स का समझ रहे हो ना। तो मैं साइड हट जाता हूं, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को नोट करो, घर पे प्रैक्टिस करो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये लो 2 क्वेश्चन और है, इनको भी नोट कर लो आप, लो फटाफट, लो फटाफट।
कर लो बेटा, नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़े। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 5, है ना। कॉन्सेप्ट 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई एम 100% श्योर कि आपके एग्जाम में बेस थ्योरम से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 100% श्योर कि बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भाई, किसी भी कीमत पे आएंगे। ध्यान देना, किसी भी कीमत पे बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं बन सकता है, ठीक है। देखना, बेस थ्योरम वही है जो अभी हमने सीखा था, टोटल प्रोबेबिलिटी। सेम वही फॉर्मूला है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस करो, सेम वही काम है। बस क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है उसको ऊपर लिखकर उसके नीचे ये लिख देना। जो अभी अभी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वही है पूरा बेस थ्योरम। लास्ट में मैंने एक स्टेप करवाया था, याद है ये वाला, ये रहा स्टेप, कि भाई जो जो क्वेश्चन में जो बोलेगा कि भाई फर्स्ट बैग से निकालना है, सेकंड बैग से निकालना है, वो वाला पार्ट ऊपर लिखकर और टोटल प्रोबेबिलिटी से जो भी आपने सॉल्व किया होगा नीचे लिख दो, वही हमारा बेस थ्योरम है। मैंने बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन यहां भी करवाया था, जहां बताया था कि ये क्या है, फर्स्ट बैग की बात कर रहा है, तो जिस बैग की बात करेगा ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपका दिमाग और खुलेगा। बिंदास रहो, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन ले लिया है आप लोगों के लिए, आप इसको फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा, आ जाओ, ये रहा। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं क्या तारीफ करूं, मैं जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का काम बन जाए, ठीक है। शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला कि बैग ए है जिसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। क्वेश्चन को पढ़ते ही एक आपका रफ डायग्राम होना चाहिए, बिना रफ डायग्राम के ना बहुत मुश्किल है करना, ठीक है। बनाते हैं, 2 बैग है, एक ए बैग है, एक बी बैग है। ए बैग में 3 रेड है, 5 ब्लैक है, बी बैग में 4 रेड है, 4 ब्लैक है। चलो, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बी। मतलब इस ए बैग से बी बैग में 2 बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इतना ही बोला गया। अब कौन सा बॉल ट्रांसफर किया गया है वो नहीं बताया हमें, है ना, कि यहां से वहां तक कौन से बॉल ट्रांसफर किया है। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं तो यहां पे क्या क्या चांस है, 3 चांस है। सिंपल है कि भाई दोनों बॉल जो ट्रांसफर हुए कि दोनों रेड है, एक रेड है एक ब्लैक है, या दोनों ब्लैक है, यही तो मतलब हो सकता है। अगर 2 बॉल यहां से वहां ट्रांसफर हुआ तो लॉजिक के हिसाब से क्या मतलब हुआ, लॉजिक का तो ये मतलब है कि दोनों रेड होंगे, या फिर 1 रेड 1 ब्लैक होगा, या दोनों ही ब्लैक होगा, ये मतलब है। और क्या बोल रहा है, इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज फाउंड टू बी रेड। अब यहां पे बैग 2 को प्रॉपर बता दिया गया कि बैग 2 की बात कर रहा है, फाउंड टू बी रेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल्स वर ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जब 2 बॉल, कितने बॉल निकाले, ये रहा, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, मतलब एक बॉल निकाला हमने, एक बॉल, इन सबको ट्रांसफर होने के बाद यहां से एक बॉल हमने बाहर निकाला। समझना अच्छे से, डायग्राम को समझोगे तो काम बनेगा। कि ट्रांसफर कर दिया 2 बॉल ए बैग से बी बैग में जाने के बाद हमने 1 बॉल निकाला, एक बॉल निकाला। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग रैंडम इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड। जब हमने एक बॉल निकाला तो रेड निकला, मतलब एक रेड बॉल निकाला। कहने का मतलब यह है कि रेड बॉल निकाला, कहां से, एक बॉल निकाला हमने बैग 2 से, बैग बी से, और वो बॉल रेड निकला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल्स वर ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बी। तो वो केस 1 की बात कर रहा है। कौन से केस की बात कर रहा है, इससे। तो बोल रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताओ जब 2 रेड बॉल हमने ए से बी में किया, तो ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, 3 केस तो ये हो गया। अगर 3 केस होने के बाद हमने एक बॉल निकाला, वो बॉल रेड निकला, तो बताना यह है कि वो रेड बॉल इस वाले केस का है, क्योंकि रेड बॉल तो इसमें भी है, इसमें तो रेड बॉल है नहीं, छोड़ो उसको। तो रेड बॉल इसमें है और इसमें है, तो इस केस का रेड बॉल निकला है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो, तो यहां पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, E1 E2 E3, क्योंकि यहां पे कितने केस है, 1 2 3, ट्रांसफर करने के 3 केस है। एंड
एक ए ले लो, रेड बॉल निकला, क्योंकि रेड बॉल भी तो बाहर निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो गया, टू बी इवेंट ऑफ ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू बी ट्रांसफर्ड क्या है, टू बॉल्स। तो E1 का मतलब क्या है, दोनों रेड है, बॉल्स आर रेड, फर्स्ट केस तो ये हो गया है ना, टू बॉल्स आर रेड। सेकेंड में क्या है, वन रेड है एक ब्लैक है, इसका मतलब वन रेड एंड वन ब्लैक। थर्ड क्या है, E3, दोनों क्या है, ब्लैक है, तो आर ब्लैक्स। उसके बाद क्या है, एंड, तो यहां पे एंड लगा दो। और ए का मतलब क्या है कि क्या निकल के आ रहा है, ए का मतलब निकल के आ रहा है, निकल के आया है रेड बॉल, तो आर ड्रॉन वन रेड बॉल फ्रॉम बैग बी रिस्पेक्टिवली। ये लाइन नहीं लिखोगे ना भाई, बहुत गंदा काम होगा आपके साथ। गंदा मतलब वो गंदा नहीं होगा, गंदे का मतलब आपका नंबर कट जाएगा, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझे। चलो लास्ट वाले केस में तो E1 एंड E2 से ही काम हो गया था। चलो यहां से लिखना शुरू करते हैं, P E1, ठीक है, अच्छे से लिखो P E1 का मतलब है कि दोनों बॉल जो ट्रांसफर हुआ है रेड है। तो देख लो यहां पे कितने रेड बॉल है, 3 है, तो यहां पे हम लगाएंगे 3 रेड बॉल निकल गए, 3 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट होकर निकल गए। देखो टोटल कितने हैं, 3 है, 2 को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो 3 में से 2 ट्रांसफर हो रहा है, हमें नहीं पता तीनों में से कौन सा 2 ट्रांसफर होगा, रेड बॉल 1, रेड बॉल 2, रेड बॉल 3। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे कॉम्बिनेशन। जब पता ना हो कितने बॉल जा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। 3C2 अपॉन कितने में से, टोटल क्या होगा, टोटल है हमारे पास 3 5 8, 8 में से 2 बॉल, तो ये हो गया PE1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला होता है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो और सॉल्व करते हैं, तो होगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 2 फैक्टोरियल, यहां रह गया था 8 में से 2 गया तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसको ओपन किया, क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, टेंशन मत लो। 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो यहां पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 से 2 कटेगा और जो 6 था ये इससे कट जाएगा, ऊपर वाले को ओपन करना होता है नीचे वाले तक कट जाए। तो यहां बच गया हमारा, ऊपर 3 बच गया, नीचे 2 2 4 28, तो हमारा आंसर आ गया 3/28। इसका मतलब ए से बी में जब 2 रेड बॉल ट्रांसफर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/28। देखो 6 से 6 कट गया, 2 से 8 कट गया, 4 से बन गया 28, ठीक है। चलो अब आ जाओ कि जब 2 रेड बॉल निकल चुके हैं, ट्रांसफर हो चुका है, तो 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि जब 2 रेड बॉल ट्रांसफर हो गए, मतलब यहां से यहां पे 2 रेड बॉल चले गए, तब 1 रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दिमाग लगाना है इसके अंदर। अब चलो देखते हैं, अब यहां से 2 रेड बॉल चले गए, यहां पे रेड बॉल कितना हो गया 4 था और 2 और चला गया, तो 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो 6 में से हम निकालेंगे 1 रेड बॉल, समझे। 6 रेड बॉल हो चुका है, निकालना कितना है 1 अपॉन, अब ये 6 अब 4 10 हो गया, 10 में से कितना निकालेंगे 1, समझे क्या बोला मैंने कि भाई जब 2 रेड बॉल यहां जा चुका है तो ये 6 हो गया और निकालेंगे 1, तो 6 में से 1 निकालेंगे और टोटल कितना हो गया 6 + 4 10, 10 में से 1 निकालना है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप उसको ध्यान देना, क्या फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं मैं NC1। जब भी यहां पे 1 हो तो सॉल्व करने पे क्या आएगा देखना, n फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है n माइनस का 1 फैक्टोरियल,
ये कट के कितना आ गया n। अब देखो जब भी कॉम्बिनेशन हो, ऊपर n हो नीचे 1 हो, ऊपर जो होगा वही हमारा आंसर आएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये यहां पे काम आएगा, कहां पे, ऊपर 6 से नीचे 1 है, इसका मतलब 6 आएगा, ऊपर 10 है नीचे 1 है, इसका मतलब 10 आएगा। ये कट करने के बाद क्या आएगा, 4/5। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस हो चुका है। आपको वीडियो को पॉज करके सेकेंड केस को और थर्ड केस को भी सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही वीडियो को पॉज करके सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, सेकेंड केस करते हैं अब, है ना। ये तो यहां लिख देता हूं साइड में। हाँ, सेकेंड केस में क्या होगा, PE2। PE2 का मतलब देखो क्या होगा, एक रेड बॉल गया एक ब्लैक बॉल गया, तो यहां पे रेड कितना है 3C1, ब्लैक बॉल कितना है 5C1, और नीचे क्या आएगा टोटल, क्या है 8C2। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर तो 2 ही बॉल होगा, तो इसका मतलब 3C1 मल्टीप्लाई 5C1, और नीचे हो गया 8 में से 2, 5 + 3 8 हो गया, 112 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का मेथड देख लो क्या है, अगर 1 है तो जो n होगा वही यहां पे आएगा, तो इसका मतलब ये 3C1 है 3 आएगा, ये 5 आएगा, और ये कितना आएगा 8C2। 8C2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब 8C2 को बार बार सॉल्व मत करना, आपने यहां पे कर रखा है, कितना आया था 8C2 28 आया था। ठीक है, याद रखना, बार बार सॉल्व नहीं करना है। ये 28 हो गया। अब ये किसके टेबल में कटेगा, 3 1 नहीं कटेगा किसी टेबल में, छोड़ो। ये हो गया 15/28। ठीक है, अब इसके आगे यहां पे सॉल्व कर लो, ये तो आप लोग नोट कर लो। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, आप लोग इसको नोट कर लो एक जगह पे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बधाई हो। अगर नोट नहीं किया है तो बेटा वीडियो को बैक में ले जाओ, रिज्यूम करो और देख लो। चलो अब निकालना है, हमने एक रेड बॉल निकाला बैक 2 से, जब 2 बॉल ट्रांसफर हो चुका है, मतलब सेकेंड केस। तो क्या होगा देखना, कहां चला गया, ये रहा। तो एक रेड जाएगा तो यहां रेड होगा 5, एक ब्लैक जाएगा तो ब्लैक होगा 5, अब 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, निकालना क्या है हमें, एक रेड बॉल, तो हम रेड बॉल लेंगे बस, 5 में से एक रेड बॉल निकालेंगे अपॉन टोटल क्या है 10 में से एक निकाला, हम निकालेंगे तो एक ही, यहां पे ट्रांसफर 2 हो रहा है तो 2 लिखना पड़ रहा है, लेकिन निकालते समय एक ही निकाल रहे हैं, और सिर्फ रेड बॉल की बात हो रहा है। और क्वेश्चन में लिखा होता ब्लैक बॉल, क्या होता, क्वेश्चन में लिखा होता ब्लैक बॉल, यहां लिखा होता ब्लैक बॉल इज फाउंड टू बी ब्लैक, तो जहां जहां रेड ले रहे हो वहां वहां ब्लैक ले लो, क्या दिक्कत है यार, है ना। तो यहां से ऊपर 5 आएगा, नीचे 10 आएगा, कट के 1/2 आएगा। अब 5C1 का मतलब 5 होता है, मैंने आपको फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर दिया है। और देखो कहानी, अब आ जाओ थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है, हम 2 रेड ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ब्लैक कितना था यहां पे देख लो, ब्लैक है 5, तो 5C2, सिंपल सी बात है, 5C2 अपॉन टोटल क्या है 8C2, तो 5C2 को सॉल्व कर लो, 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका तो मतलब पता है 8C2 का हो गया 8, तो 5 × 4 × ये 3 तक कट जाएगा, बचा क्या 2/28। इस 5 को ओपन करेंगे 3 तक, 2 5 2 10/28। ठीक है, तो ये आ गया 10/28। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब ये निकाल लो, जब हम रेड बॉल निकाल रहे हैं और 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ है, अब देखना जब यहां से 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगा तो रेड तो 4 ही रहेगा भाई, ब्लैक बढ़ जाएगा, लेकिन निकालना तो हमें रेड बॉल है, तो 4 ही रहेगा। 4 में से हमें एक रेड बॉल निकालना है, और टोटल कितना हो गया हमारा 10 में से एक जाएगा। देखो क्योंकि ये जब 2 बॉल यहां जाएगा तो 6 बन जाएगा, 6 4 10 हो गया, तो इसको सॉल्व करने पे 4/10 आएगा, कट के आएगा 2/5, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। चलो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम के हिसाब से हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, ध्यान देना कि 2 रेड बॉल वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, मतलब फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो केस ऊपर आएगा। जब हमने रेड बॉल निकाल लिया, मतलब जब हमने रेड बॉल निकाल लिया तो जो रेड बॉल निकाला वो 2 बॉल जो ट्रांसफर हुआ है वो रेड है, मतलब E1 का केस ऊपर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब E1 वाला केस ऊपर लेंगे, मतलब ऐसे
पी ई वन मल्टीप्लाई पी ए अपॉन ई वन, ऐसे ऐसे करना है। ई वन मल्टीप्लाई ये ऊपर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बॉल वॉट ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी टू रेड बॉल, मतलब ये फर्स्ट केस की बात कर रहा है। तो ये फर्स्ट केस जो होगा मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा, बाकी टोटल नीचे आएगा जो टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने सीखा था। ठीक है, ध्यान देना, अपॉन अपॉन ध्यान देना। अब करते हैं टोटल, पी ई वन मल्टीप्लाई पी ए अपॉन ई वन प्लस सेकेंड केस को पी ई टू मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए अपॉन ई टू। थर्ड केस करते क्या है, पी ई थ्री मल्टीप्लाई पी ए अपॉन, ये रहा, समझे क्या? तो ये जो नीचे लिखा है ना, ये हमने सीखा था टोटल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो बेस थ्योरम का हमने फॉर्मूला बना लिया। अब यहां पुट करके सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट वाले केस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था, 3/28 एंड 4/5, 4/5 नहीं, ये बन जाएगा 3/5 बेटा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में गलती हो गई थी, 2 के टेबल में 3 टाइम में, 2 के टेबल में 5 टाइम में, ये नहीं होगा। तो हमारा क्या है, 3/28 मल्टीप्लाई 3/5। तो फर्स्ट केस में आ गया 3/28, 3/5। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, तो पहले तो फर्स्ट यहां पुट करो, आप ऊपर का हो गया नीचे करो, 3/28 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस सेकेंड केस क्या है, 15/28 मल्टीप्लाई 1/2। थर्ड केस क्या है, 10/28 मल्टीप्लाई 2/5। चलो फाइनली ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कैसे कर सकते हो, पहले देख लो कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ कटेगा देख लो, जैसे कि 28 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, 28 कॉमन निकल के कट जाएगा। हाँ, तो 28 कॉमन निकल के कट जाएगा। और क्या है, 3 3 जा 9, 9/5, जो ऊपर बच गया, नीचे क्या आएगा, 9/5 यहां पर भी आएगा। ठीक है, और क्या है, 15/2 आएगा। और क्या है, 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये 4 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। ठीक है, चलो मैं करता हूं यहां पर सोल्व। 9/5 अपॉन 9/5, यहां पे 4 था, बीच में क्या था, बीच में है 15/2, तो ये आ गया 15/2। नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम करो, आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 10, 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 75, 1 10 जा 40। ठीक है, तो ये हमारा, तो हमारा ये बन गया केस 9/5 अपॉन, इनको प्लस कर देंगे, 0 5 8 13 और 7 4 11, 1 12, 1 13 अपॉन 10। ये इसके टेबल में 2 टाइम्स में गया, 9 दूनी 18 अपॉन 133। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो बेस थ्योरम का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। क्या वीडियो को पॉज करके फटाफट इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, आपके एग्जाम में आएंगे। कर लिया नोट बेटा, वेरी गुड। लो इनको भी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट इन क्वेश्चंस को नोट कर लो। ये लो, ये लो, कर लिया नोट, वेरी गुड। आगे बढ़े, नोट कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट 6 पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो इसका मैं प्रॉपर स्टेप नहीं करवाऊंगा, ये बस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट आंसर कर दूंगा। आप आराम से घर में स्टेप बाय स्टेप कर लेना सॉल्व। ठीक है, आप लोग आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप घर में सॉल्व कर लेना। मैं इसका पूरा कहानी समझाता हूं आपको। क्या है, सपोज 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक पर्सन को हमने सिलेक्ट किया जिसके ग्रे हेयर थे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, मतलब मेल है, मतलब एक पर्सन को निकाला, वो आदमी ही निकला, इसकी आपकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और स्टार्टिंग में गिवन है कि दोनों इक्वल इक्वल है, तो इसका रफ बना लो, रफ डायग्राम। ये मेल है, ये फीमेल है, ये भी हमारे पास क्या है 50% है स्टार्टिंग में, ये भी क्या है 50% है। जब इसको और स्टडी किया गया
तो 5% लोगों ने अपना ग्रे हेयर करवाया था, ग्रे हेयर, और 0.25% लोग वुमन ने, लड़कियों ने अपना ग्रे हेयर करवाया था। ठीक है, तो ये E1 बन जाएगा, या E2 बन जाएगा, पता है, ये A/E1 बन जाएगा, ये A/E2 बन जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं इसको, लेट वेट कर लेना, ठीक है, इसको अपने हिसाब से, ठीक है, लेट कर लेना, बट फटाफट सोल्व करता हूं। P/E1 क्या है, फर्स्ट केस 50%। अब एक पर्सन हमने चूज किया जिसको हमने ए बोला, अब वो ग्रे हेयर निकला, मतलब मेल निकला। एक पर्सन हमने चूज किया जिसका ग्रे हेयर था, अब वो मेल निकला, वो कितना है, 5%, 5%। वैसे सेकेंड केस में क्या आएगा, 50%, क्योंकि क्या है, फीमेल भी कितनी है, इक्वल है, 50% है। अब एक पर्सन हमने चूज किया, ठीक है, उसका ग्रे हेयर था, वो सेकेंड केस में क्या होगा, कितना गिवन है, 0.25%, मतलब ऐसा सिंपल है। परसेंट का मतलब होता है 100, टेंशन मत लेना कि 100 कहां से आ रहा है, ये परसेंट का मतलब होता है 100। अब हमें बेस थ्योरम के हिसाब से ऊपर किसको रखना है, देखो नीचे तो टोटल आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल, 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। ऊपर क्या आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग मेल। अब मेल किस केस में है, फर्स्ट केस का मेल है, इसका मतलब फर्स्ट वाला केस ऊपर आएगा, इसका मतलब फर्स्ट वाले केस को मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर लिखना है, और टोटल नीचे, टोटल का मतलब ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, तो 50/100 मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 50/100 मल्टीप्लाई 0.25/100। इज दिस क्लियर। देखो इसमें लेट E1 E2 A, E1 का मतलब चूज ऑफ मेल, चूज क्या बोलते हैं, चूज, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। यहां पे E1 का मतलब मेल को शो कर रहा है, E2 मतलब फीमेल को शो कर रहा है, A का मतलब एक बंदा हमने चूज किया, वो ग्रे हेयर वाला निकला, ठीक है, एक पर्सन। अब किसका पूछा था, मेल का पूछा था, मेल वाला पार्ट ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिख दो, सॉल्व कर लो। जैसे कि 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है, कट गया, फिर से 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी कट गया। कहने का मतलब है यहां से दोनों 100 कॉमन निकालोगे ना, ये और ये पार्ट, ये बाहर कॉमन आएंगे, इससे कट जाएंगे। थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन है, धीरे धीरे समझ जाओगे। बचा क्या, अब क्या बच गया, 50 यहां पर भी है, 50 यहां पर भी है, 50 यहां पर भी है, भैया जितने भी कॉमन निकल के कट जाए काट लो, ठीक है। बचा क्या, 5, ऊपर 5 बच गया, ऊपर नीचे 5, और यहां बच गया 0.25, इनको और प्लस कर लो तो 5/5.25, इसको ऐसे लगा दो। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर हटेंगे तो मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर आएगा। ये मेरे ख्याल से किसके टेबल में आ रहा है, ये 25 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 25 2 जा 1 है ना, 25 2 जा फिर 0, ये 25 2 जा 50 2 5 1, इसका आंसर आ गया 20/21। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये बेस थ्योरम का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो इसकी तरह कुछ क्वेश्चंस जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देना, इसकी तरह ये रहे, इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। वीडियो को पॉज करो, इनको नोट करो, ठीक है। चलो और देख लो, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो, ये देख लो, और ये रहा, ये लो, ये भी नोट कर लो, नोट कर लिया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अब एक और देख लो, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लो, ये भी नोट कर लो फटाफट। तो वीडियो को पॉज करके जितने क्वेश्चन मैंने कहे हैं नोट करने के लिए, सभी कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट मैंने 3 to 5 क्वेश्चन दिए हैं। किसी कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। जो मैंने होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चंस, वो कर लोगे ना तो आपको कोई अलग से क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है 100% आपके एग्जाम में यही आएगा। और प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ लो, ऐसे क्वेश्चन जहां पे लिखे हुए हैं डिजीज, याद रखना, फर्स्ट डिजीज वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। HIV वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डाई वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और कार्ड्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और लास्ट हमारा बच्चा बॉल वाले। अगर आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, अपने बुक से पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी के लिए बुक इनफ है। अगर आपने बुक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से
प्रैक्टिस कर लिया तो समझ जाना कि आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। तो अगर आप बुक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डिजीज, HIV, डाय, कार्ड्स एंड बॉल्स, अगर ये सब कहीं दिख रहा है, किसी भी क्वेश्चन में दिख रहा है, समझ जाना आपके एग्जाम में वही आएगा, तो वो क्वेश्चन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 20 मिनट सीरीज का लास्ट लेक्चर, क्लास 12 का लास्ट लेक्चर चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें 6 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया है। सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी कर लिया है, और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैंने दिया है घर पे पढ़ने के लिए। तो आप लोग ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। और आज लास्ट लेक्चर था, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जाना, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन है। जितना अच्छा पॉजिटिव कमेंट देते हो ना, मुझे और मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारे लेक्चर लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी क्लास में।